कि 4 मई आने दो, फिर देखता हूं कौन तुम लोग को बचाएगा। कि ममता बनर्जी जो थी वो एंटी हिंदू और प्रो मुसलमान के कह सकते हैं रास्ते पर चलती थी। कैसा अब ये फाइल दोबारा खुल रही है और जांच दोबारा शुरू होने वाली है। हिंदू जो थे वो अपनी ही धर्म, अपनी ही रिलीजन, अपने ही भगवान को पूजने में उनको 10 बार सोचना पड़ता था। 6,000 करोड़ से ज्यादा मदरसों के लिए सरकार अलग से बजट देती थी। ममता बनर्जी इतनी सक्षम नहीं है कि उन्हें नौकरी दे पाए। आज हम पश्चिम बंगाल की उस सियासी हलचल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। 15 साल तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज रहा और अब उनकी पार्टी टीएमसी और ममता बनर्जी विपक्ष है। वहीं बीजेपी ने 207 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आखिर बीजेपी जीती कैसे, सवाल ये है कि आखिर बंगाल बदला क्यों। क्या ये सत्ता विरोधी लहर थी? तो क्या ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण थी या अवैध घुसपैठ का मुद्दा जिसने बंगाल का मूड बदल कर रख दिया? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभिषेक, सबसे पहले हम अगर आंकड़ों की बात करें तो बंगाल में इस बार बीजेपी ने 15 साल बाद एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है जिसमें 294 में से 207 सीटों के साथ एक ऐतिहासिक और आप कह सकते हैं कि बम्पर जीत बीजेपी को इस बार मिली है सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में और वो सीएम भी बन चुके हैं। जी बिल्कुल, इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदर्शन किया है बंगाल में वो काबिले तारीफ है और तारीफ के लायक भी है। और ऐसा नहीं क्योंकि बंगाल में अगर हम देखें तो कई दशक से कोशिश कर रही है बीजेपी वहां पे सीट पाने के लिए। एक समय होता था जहां पे बीजेपी का खाता नहीं खुलता था, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ बंगाल में उसमें आपने देखा दोहरा शतक का हम कहें क्रिकेट की भाषा में तो उन्होंने लगाया और 207 सीट हासिल की। और जहां पर अगर देखें तो सुपड़ा साफ हो गया टीएमसी की, जो कि 15 साल से सत्ता पे काबिज थी। तो इस बार तो जो वहां के लोग थे बहुत बदलाव चाहने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि 15 साल से एक सरकार काबिज थी। और अगर हम देखें तो कोलकाता जो शहर है आज का शहर नहीं है कि भाई 10 साल 15 साल, जैसे नोएडा का एग्जांपल हमने 20-25 साल पहले बना है, लेकिन कलकत्ता जो शहर है वो आजादी के पहले और भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन वहाँ के लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना समृद्ध विरासत होने के बाद भी आज भी हम मतलब हमारे जो लोग हैं कलकत्ता के हैं, बंगाली भाषी हैं, वो खासकर साउथर्न स्टेट मुंबई में जाके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पास रोजगार नहीं है। बहुत सारे कई मुद्दे थे, जैसे आपने इंट्रो में भी बोला कि घुसपैठियों का सबसे बड़ा मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जो खासकर बंगाल में थी, ये सब बहुत देखने को मिल रही थी। तो इस सब चीजों को देख करके जो वहाँ की जनता थी, जहाँ के लोग थे, वो जागृत हुए। उन्होंने सोचा कि हमें अब बदलाव चाहिए। ठीक है, 15 साल हो गया, बहुत देख गया, अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र में भी और राज्य में जो सरकार है हमें वो चाहिए। नंदनी, तो बीजेपी लगातार कह रही है कि बंगाल में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा बन चुका है और ये एक कह सकते हैं कि बंगाल के लिए खतरा बन चुका है। और हमने देखा भी है कि शुरुआत से ममता बनर्जी ने इसको एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। देखिए बिल्कुल, मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ। और ये आपने जैसे बोला कि बंगाल के लिए नहीं, बंगाल एक ऐसा राज्य है वेस्ट बंगाल जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ सकती है। और लेकिन अगर बांग्लादेश की भारत की रिलेशन की बात करें तो इस समय बिल्कुल अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि जब से वहां पे सरकार बदली है और जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ जब नई सरकार आई तब से लेकर के अब तक कोई ऐसा मतलब अगर हम कहें सकारात्मक रिश्ता वो नहीं दिखा। इससे पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसलिए आपने जैसे बोला कि बांग्लादेशी घुसपैठी बहुत ज्यादा है। एक 2016 का ये आंकड़ा है, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल में, साथ साथ बंगाल से पूरे भारत भर में हैं। और सरकार अभी पिछले कुछ दिन पहले गुजरात की सरकार ने उनको डिपोर्ट किया और बंगाल की खाड़ी की तरफ से उनको भेजा गया बांग्लादेश में। और सरकार का ये कोशिश है, और जैसे मैंने आपको बोला कि बीजेपी की गवर्नमेंट ये आज से नहीं, ममता बनर्जी से पिछले कई वर्षों से लड़ती हुई आई है। बीएसएफ और पुलिस को लेकर के हमेशा खींचातान रहा है। कभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट बीएसएफ को बॉर्डर पे लगाती थी तो कहती थी नहीं भाई मुझे बीएसएफ की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी कहती थी कि हमारी जो पुलिस है वो इतनी मतलब कि है कि हम कैपेबल है देख लेगी। क्योंकि ममता बनर्जी खासकर इन 15 सालों में, क्योंकि जो उनको इससे पहले अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी के पहले सीपीएम यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसने 34 साल से ज्यादा का शासन किया बंगाल में। सोचिए 34 साल तक, ये कोई मतलब साल या 2 साल या ये 5 साल की सरकार नहीं है, 34 साल तक एक सरकार ने शासन किया। फिर ममता को लाया गया था कि चलिए ठीक है कुछ बदलाव आएगा, बहुत बदलाव आएगा और बंगाल की जो राजनीति में
कुछ अच्छा होगा और खासकर लोगों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। 15 साल हुए और 15 साल में जो इस बार लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए इन चीज को लेकर, माइनॉरिटी कार्ड जो खेलती थी ममता बनर्जी, टीएमसी गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आप देखें तो जो फ्राइडे को जुम्मे की नमाज होती है उसके लिए आप रोड ब्लॉक करवा देंगे, और उसके अलावा जो अदर लोग हैं वो उनको जो आम जनता है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें देखा जा सकता था कि पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग की है, सुरक्षा की है कि लोग आसानी से नमाज पढ़ सकें। और यही बीजेपी गवर्नमेंट, शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले आते ही ये बड़ा फैसला लिया कि अब आप भाई रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते, कि आप मतलब जब चाहें तब कुछ भी कर सकते हैं और आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़े। नंदनी जी, आपने अभिषेक देखा होगा, अभी एक दो दिन पहले की खबर है, आसनसोल में बुलडोजर एक्शन हुआ है। उसमें आप देखें तो अगर इसको हम सीएम योगी जो जाने जाते हैं बुलडोजर एक्शन के नाम से जाने जाते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो अगर हम इनसे उनको कंपेयर करके, उनसे उनकी तुलना करके देखें तो शुभेंदु अधिकारी जो है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सीएम योगी के पद पर, या कह सकते हैं कि उन्हीं के रास्ते पर चल के जो बुलडोजर एक्शंस करवा रहे हैं, जो अवैध मदरसे हैं या जो अवैध जितने भी कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं या जो भी हैं उनको हटा रहे हैं? जी, अच्छा सवाल आपका ये है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे आज या कल इन सब पे बहुत ही बड़ा मतलब फैसला लिया गया, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, ना कि सिर्फ आसनसोल में बल्कि कलकत्ता, हावड़ा, कल रात में ही हावड़ा के स्टेशन के पास जो अवैध मदरसे हो गए या पुल हो गए, दुकानें थी, उनको हटाया गया। क्योंकि ममता बनर्जी खासकर टीएमसी गवर्नमेंट में ऐसे, मैं मतलब एक किसी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन खासकर मुसलमानों को वो जगह दिया जाता था। अगर मुसलमान कुछ भी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ सरकार बहुत मतलब नरमी दिखाती थी बहुत नरमी तरीके से, ठीक है, उस तरीके से बात हो जाती थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो थी वो एंटी हिंदू और प्रो मुसलमान के कह सकते हैं, रास्ते पर चलती थी। कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसी चीज को शुभेंदु अधिकारी और जो बीजेपी की सरकार है वो हटाना चाहती है। मुझे याद है, मुझे साल याद नहीं है, मतलब मैं उस टाइम स्कूल में था कि मैंने खबर सुना था कि मतलब दुर्गा पूजा था, उसमें मुसलमानों का भी कोई त्योहार था, तो मतलब यानी दुर्गा पूजा को मतलब वो कर दिया गया और उन त्योहारों को आगे कर दिया गया। तो ये जनता जो वहाँ की बंगाल की 207 सीट जीतना इतना आसान नहीं था भाजपा के लिए, क्योंकि जनता ऊब गई थी। क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस तरीके से अब बंगाल में इस तरीके से पॉलिटिक्स हुई, माइनॉरिटी कार्ड खेला गया। मैंने कल कुछ लोगों से जो बंगाल के हैं, जो वहाँ के मूल निवासी, उनसे बात कर रहे थे, तो उनका ये सब से बड़ा मुद्दा था, क्योंकि 15 साल में ओनली हिंदू मुस्लिम चल रहा है बंगाल में, उससे कुछ बड़ा नया टॉपिक नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, शुभेंदु अधिकारी आए, उन्होंने सबसे बड़ा फैसला ये सब चीजों पे लिया और इसलिए बवाल भी मच रहा है। क्योंकि कई जगहों पे, जैसे आपने बताया कि आसनसोल में, जब ये आसनसोल में जो घटना हुआ वो हुआ लाउड स्पीकर को लेकर के, लाउड स्पीकर की, क्योंकि देखिए जो उनका कार्यक्रम होता है उस पर लाउड स्पीकर का आवाज बहुत ज्यादा होता था, और जो आम लोग होते थे, खासकर मैं हिंदू का नाम लूंगा, हिंदू जो लोग थे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था सुबह के टाइम, शाम को टाइम। तो उनसे कहा गया कि भैया ठीक है, आप लाउड स्पीकर मत हटाइए, लेकिन हाँ उसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, आवाज कम कर दीजिए। तो इस पे लेकर के झड़प हुआ, और वहां का आसनसोल का एक पुलिस चौकी है, उस पे ऐसा कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग, नंदिनी, उस पे मतलब आक्रमण कर दिए और उसको तोड़फोड़ कर दिए गए। इस पे एक रिपोर्ट्स भी आई, देखा गया जो वहाँ के आम जनता लोग थे कि वो हम पहचान नहीं पाए लोग कहाँ से आए, बाहरी लोग आए। तो इसमें बाहरी लोग मतलब मे भी बांग्लादेशी हो सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं, और कहाँ से आए हैं, बंगाल के रास्ते से आए हैं, वेस्ट बंगाल के रास्ते से आए हैं और विभिन्न भारत के क्षेत्रों में जा चुके हैं। और आपके दूसरे सवाल पे मैं आता हूँ योगी बाबा, बुलडोजर बाबा खासकर जो नाम से प्रचलित है, और बुलडोजर बाबा के नाम से नहीं, और अगर आप जाएंगे साउथर्न स्टेट में, यानी तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में, उनको योगी आदित्यनाथ बहुत कम जानेंगे, बुलडोजर बाबा जानेंगे। ओ आप वहां से हैं, बुलडोजर बाबा के स्टेट से। तो अगर आप देखिए रैलियों में देखेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में बहुत सारी रैलियों की, जब और खासकर शुभेंदु अधिकारी के साथ भी कुछ रैली की, जब उनके क्षेत्र में जब गए थे, तो शुभेंदु अधिकारी उनको दंडवत प्रणाम किए थे। देखिए आपने वो वीडियो देखा होगा, तो उनकी मंत्री ने भी साफ कर दिया कि हमने 2 दर्जन बुलडोजर का ऑर्डर दिया है यूपी से आ रहा है। तो ये बुलडोजर एक्शन देखने वाला है, और बिल्कुल मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। और आप इन 5 सालों में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, सरकार है, ये आप देख भी सकती हैं कि बुलडोजर एक्शन होने वाला योगी मॉडल, ओनली योगी मॉडल। हिंदुत्व, क्योंकि भाजपा आज से नहीं, जब से ये पार्टी बनी है, उसके अलावा जो उसकी एक कह सकते हैं कि हम मतलब नाम नहीं जोड़ते एग्जैक्ट, जो आरएसएस जो एक है, वो बीजेपी को लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी आरएसएस एक है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, ये थोड़ा सेम टू सेम है।
तो आरएसएस ने ये जमीन तैयार की वहां पे जाके, खासकर बंगाल में, जिसका फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि बीजेपी की भी पॉलिटिक्स वही है कि हिंदूवादी पॉलिटिक्स है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने इससे पहले जब रामनवमी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो विधानसभा के हर एक क्षेत्र में, हर एक मतलब मार्केट में रामनवमी मनाया गया और इसके पीछे बहुत सारे खर्चे भी किए गए। तो इन सब चीज को लेकर के जब वहां की जनता ने देखा, कि लोग ने देखा कि यार हम हिंदू हैं और हम जय श्री राम नहीं बोल पा रहे हैं, हम मतलब अपना त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, तो ये सब चीजें को देख करके सरकार ने बदलाव किया। जब भी हिंदुओं का कोई भी त्योहार होता था, चाहे आप रामनवमी की बात कर रहे हैं या पश्चिम बंगाल का बहुत प्रचलित, जो हम बोल सकते हैं फेमस है, दुर्गा पूजा, जो वहाँ का मेन फेस्टिवल है, उसमें भी मतलब हिंदुओं को ही अपने कह सकते हैं कि अपनी भक्ति और अपना डिवोशन दिखाने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा एक वो बना देती थी कि पुलिस और बैरिकेडिंग और एक उन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया था माहौल कि हिंदू जो थे वो अपनी ही धर्म, अपनी ही रिलीजन, अपने ही भगवान को पूजने में उनको 10 बार सोचना पड़ता था, उन्हें घर से निकलने में 10 बार सोचना पड़ता था। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया था। जी, इसी बात पे मैं आऊंगा। पश्चिम बंगाल में इस समय मंत्री हैं दिलीप घोष, उन्होंने एक बयान दिया कि अब सबका हिसाब होगा। यानी किसका हिसाब होगा? जो आपने भी कहा कि हम जिस तरीके से पिछले 15 साल में कार्य नहीं कर पाए, जो अपने हिंदुस्तान जो झेला है, तो इसी हिंदुओं पे मैं आता हूँ, झेलने पे वाले बात पे आता हूँ। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के नेता हैं और ममता बनर्जी के भतीजे लगते हैं शायद। तो उन्होंने क्या बोला था कि एक रैली के दौरान किसी की रैली में गए थे, किसी का मतलब उनके पार्टी की जो विधायक चुनाव लड़ रही थी, उसमें उन्होंने जाके बोला कि 4 मई आने दो, फिर देखता हूं कौन तुम लोग को बचाएगा, कौन आएगा दिल्ली से। धमकी दी थी खासकर हिंदुओं को कि हम बताएंगे 4 मई को। जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, हिंदुओं को नहीं कह सकते, बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने नाम लिया था, ये मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुआ। अब ये जो मामला गया है, ये थाने में गया है, पुलिस में गया है, इसकी जांच हो रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा अभिषेक, अगर हम बात करें अब जब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, तो ममता बनर्जी ने जनशक्ति को कह सकते हैं, लोगों को एक आदत डाल दी थी अपने वेलफेयर स्कीम्स की। बहुत सारे वेलफेयर स्कीम उन्होंने चलाए थे, जो हम कह सकते हैं उन्हीं के भरोसे उन्हें अब तक 15 साल ऐसे, मतलब 15 साल तक राज करना बहुत बड़ी बात होती है। और ममता बनर्जी के पास कुछ तो ऐसे ठोस मुद्दे, ठोस पॉइंट्स थे, जिसके बदौलत वो 15 साल उन्होंने अपना सत्ता, उन्हें कह सकते हैं कि खींचा है उन्होंने। जी देखिए, ममता बनर्जी माइनॉरिटी कार्ड खेलती थी। एक तो उनके पास मुस्लिम वोट बैंक था, उसके अलावा जो SC ST OBC खासकर, इन सब वोटों को लेकर के उन्होंने घेरना शुरू किया। लोगों के पास गए और जनता, खासकर जो गरीब लोग हैं, उनको कैसे मदद मिल सके, वेलफेयर स्कीम कैसे पहुंचाई गई, हाँ, और भी बहुत योजनाएं थी, जिससे खासकर महिलाओं और जो कह सकते हैं रूरल पॉपुलेशन को बहुत फायदा मिला था इससे। और उस वजह से उनकी एक पकड़ बन गई थी, एक वोट बैंक उनका जनरेट हो गया था, कि उनको था कि इतना जो एरिया है वो तो उनका फिक्स है ही है, वहां से उन्हें वोट मिलना ही मिलना है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठे हो, चाहे वो उनके वेलफेयर स्कीम से जिन लोगों को फायदा मिल रहा है वो लोग हों। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, तो ये सब जो मुद्दा हुआ, तभी जैसे कि हमें 11 मई को जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो उसमें इन सब मुद्दे को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया के सामने आए, जो पहली बात बोली कि हम BSF के लिए जमीन आवंटित करेंगे, जिससे जो बॉर्डर फेसिंग हो सके और जो अवैध घुसपैठी हैं जो आते हैं बांग्लादेश से भारत में, उनको हम रोक सके। क्योंकि देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एक भारतीय देश का सुरक्षा। ये बंगाल, ओनली वेस्ट बंगाल का मामला नहीं है, क्योंकि जब वेस्ट बंगाल बांग्लादेशी या आते हैं भारत में, तो ये ऐसे वेस्ट बंगाल नहीं रहते हैं, वो वेस्ट बंगाल के रास्ते होते हुए दिल्ली, मुंबई, हर जगहों पे चले जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में कोई दंगा होता है, कुछ होता है, तो वहां पे बांग्लादेशियों का नाम आता है। और ये हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो बांग्लादेश और भारत का रिश्ता अच्छा नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग भी आ सकते हैं। भाई क्या हो गया, क्योंकि वो भी मुसलमान है, हम इंडियंस का, जो पाकिस्तानियों का, बांग्लादेशियों का वेशभूषा सेम है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि भाई कि हाँ बांग्लादेशी मुसलमान है, ये हिंदुस्तानी मुसलमान है। हम किसी को देखकर तो ऐसे नहीं हाँ, पता लगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के मामला था, जिसपे उन्होंने पहली कैबिनेट में ये बात कही कि हम 600 एकड़ जमीन आवंटित करेंगे। और दूसरा, जो वेलफेयर स्कीम की बात की जाए, उन्होंने जो आयुष्मान कार्ड योजना था उसको लागू नहीं किया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो इसको उन्होंने लागू कर दिया। अभिषेक, अब अगर हम बंगाल में एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ी घटना हुई थी, बहुत बड़ा केस हुआ था आरजी कर। अगर हम उस पे आते हैं तो उसने पूरे देश को झटका दिया। उसमें एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो चीजें हुई थी वो मैं ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहूंगी, वो सबको पता है। ममता सरकार पर इस चीज को लेकर उनकी कानून व्यवस्था पर बहुत सवाल उठे थे और कहीं ना कहीं ऐसा इस चीज को जोड़कर देखा जा रहा है कि आरजी कर केस से लिंक करके कि उस वजह से भी ममता बनर्जी के जो वोट बैंक है वो आधी उनके हाथ से चली गई थी। क्योंकि आरजी कर केस जब हुआ था पूरा पूरा देश एकजुट होकर उस चीज के खिलाफ लड़ रहा था और उसके बाद भी ममता बनर्जी ने इस चीज में कुछ संज्ञान नहीं लिया। बिल्कुल नंदिनी, और ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पॉलिटिक्स खेली बंगाल में, जी उन्हीं की माता जी को उन्होंने एज अ कैंडिडेट उतारा हाँ, और उन्होंने बहुत मार्जिन के साथ चुनाव भी जीता। ऐसा ही नहीं कि 1000-2000 वोट से उन्होंने चुनाव जीता, उन्होंने बहुत मार्जिन के साथ चुनाव जीता। और अब आते हैं आरजीकर केस पे, तो उन्होंने इन सब पे बहुत बड़ा फैसला लिया। ये फैसला 2 दिन पहले लिया। जो वहाँ के 3 बड़े आईपीएस ऑफिसर, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, जो आईपीएस लेवल के ऑफिसर थे, कमिश्नर थे, वो 3 लोग थे, विनेश गोयल, अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखोपाध्याय। ये 3 आईपीएस लेवल के अफसर, इनको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्या रीजन था? ये शुभेंदु अधिकारी और उनके सरकार का कहना है, प्रशासन का कहना है कि ये लोग निष्पक्ष जांच नहीं किए। उन्होंने जो विक्टिम थी उनको न्याय नहीं मिल पाया। उन्होंने जो ये क्राइम किया था उसके पक्ष में ये सब निर्णय आया। अब ये फाइल दोबारा खुल रही है और जांच दोबारा शुरू होने वाली है। इससे परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। सबसे ज्यादा जो खुशी है, और परिवार वालों के साथ नहीं, किसी के बहन के साथ, बेटी के साथ, और खासकर महिला, किसी भी महिला के साथ होगा तो वो उसके लिए खुशी होगी कि हाँ ठीक है, आज मेरे साथ हुआ है, कल इसके साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये सब चीजें को लेकर के बहुत ज्यादा खुशी है पूरी बंगाल में, और लोग बदलाव सोच रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि 15 साल तक बीजेपी वर्सेस एनडीए, बीजेपी वर्सेस माफ कीजिएगा, बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो रही थी, और उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस के भी ममता बनर्जी के साथ अच्छा नहीं बैठता था। तो अब लोग सोच रहे हैं कि ठीक है भाई, केंद्र सरकार में भी एनडीए की गवर्नमेंट है और बीजेपी में भी बंगाल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो दोनों जो डबल इंजन की सरकार है वो अच्छा काम करेगी। एक बात पे मैं आना चाहूंगा, जो अभी ये कि सोचिए कि मदरसा, जो अभी आपने शुरू में नाम भी लिया, स्टार्टिंग में किया कि अवैध मदरसों पे कार्रवाई हो रही है। तो ये कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि अलग अलग बिना किसी जमीन पे, सरकारी जमीन हो या किसी और शख्स का जमीन हो, वहां पे मदरसे खुल गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा है नंदिनी, पता है आपको? किसका सपोर्ट रहा है? टीएमसी का, ममता बनर्जी का। आपको जानकर हैरानी होगी, और खासकर हमारे ऑडियंस को भी, जो मैं ये डाटा देने वाला हूँ, हैरानी होगी। सोचिए कि 6000 से ज्यादा, ये लगभग 6000 ज्यादा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, कि 6000 करोड़ से ज्यादा मदरसों के लिए सरकार अलग से बजट देती थी। और अगर हम बात करें आईटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो वो 200-250 करोड़ रुपए। अब सोचिए भाई, कहां से बेरोजगारी नहीं होगी जब आप 6000 करोड़ रुपए यहीं पे आप खर्च कर दे रहे हैं, और 2000 करोड़ रुपए आप आईटी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के लिए दे रही हैं, तो कैसे होगा? सोचिए, डबल नहीं है, ट्रिपल है भाई। अगर हम इस तरीके से, बहुत जायज सी बात है कि बंगाल से भी लोग निकल के और आसपास के स्टेट्स, आसपास के राज्यों में जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि उनके खुद के स्टेट में ममता बनर्जी इतनी सक्षम नहीं है कि उन्हें नौकरी दे पाए, युवाओं को उनका हक दे पाए, युवाओं को जो वो डिजर्व करते हैं वो चीज दे पाए। इसलिए अब कह सकते हैं एक तरीके से कि पलायन, अभी तक हम सिर्फ कहते थे कि बिहार में होते हैं, नहीं बंगाल, आप ये भी कह सकते हैं हाँ, कि पलायन अब ममता बनर्जी की वजह से बंगाल से भी होना शुरू हो गया है। और कारण यही है कि युवाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को उनकी जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उस हिसाब से उन्हें उनकी डिजर्विंग नौकरी नहीं मिल पा रही है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि अगर आप साउथ, खासकर साउथ में जाएंगे, या आपने दिल्ली में ही देखिए, दिल्ली हम लोग, हमारी जो ऑफिस है दिल्ली में है, अगर हम दिल्ली एनसीआर में भी देखें तो आपको जो मजदूर मिलेंगे बिहार से मिलेंगे और बंगाल से मिलेंगे। क्योंकि क्यों मिल रहे हैं भाई? क्यों? वहां पे महाराष्ट्र इतना अच्छा कर रही है, तमिलनाडु कर रही है, आंध्र प्रदेश कर रही है, उत्तर प्रदेश भी अब अच्छा कार्य कर रहा है, तो बंगाल क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि बंगाल में सिर्फ एक ही कार्ड खेला जा रहा है, वो कार्ड खेला जा रहा है माइनॉरिटी गवर्नमेंट का कार्ड खेला जा रहा है। तो इसकी वजह से जो अगर हम देखें तो यही कार्ड जो आज बंगाल में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, बंगाल ही नहीं पूरे देश भर में, कि जो सरकार ने जो निर्णय लिया उसका खासा असर जमीन पे, स्तर पे दिख रहा है। लोग जो खासकर मुस्लिम्स हैं वो सड़क पे उतर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। चाहे कोलकाता की बात की जाए, आसनसोल का हमने बताया कि पुलिस चौकी पे उन्होंने आक्रमण किया, पत्थरबाजी की, और जब हावड़ा स्टेशन के आसपास जो अवैध
चीजें थी उनको हटाने की कोशिश की गई थी, जो चाहे दुकानों की बात की जाए, चाहे कुछ और भी चीजें थी तो उनको हटाने की कोशिश कर रही थी। तो जो लोग थे, जो पब्लिक थी, वो आई और इससे प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि हमारा ये हक है, भाई हम रोड सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, मेरा हक है। ये कैसे हक हो सकता है, आप बताइए। कि हम देखिए मुस्लिम राष्ट्रों की बात करें, भारत में जो मुस्लिम धर्म आया वो 700 ईस्वी के समय में आया। लेकिन इससे पहले जब हम अरब में जाएंगे, सबसे बड़ा जो सऊदी अरब, यूएई, उसके बाद इजिप्ट वगैरह, इन सब देशों में अगर आप जाएंगे, और खासकर मैं एक दो देश का नाम लूंगा, यूएई, सऊदी अरब, जो मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा देश है और जो मेन मतलब जो धार्मिक स्थल भी है मुसलमानों के लिए, वो सऊदी में है, मक्का मदीना। आप मक्का मदीना में जाएंगे, आसपास सऊदी अरब या यूएई के किसी भी देश में, आप रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकती, बैन है। और सोचिए, और हमारे भारत में इस तरीके से चीजें हो रही है। अगर कोई सरकार डिसीजन ले रही है कि ठीक है भैया, आप अब आपको अगर अपनी जो धार्मिक कार्य करने हैं, आप घर के अंदर कीजिए, आप जो भी कीजिए, लेकिन आम लोग, जैसे हम लोग हैं या कोई और ना, कि हम और कोई लोगों परेशान ना हो, इसमें क्या आपत्ति है? नंदिनी बताइए। सबसे बड़ा जो मुद्दा देख रहे हैं वो ये है कि एक धार्मिक प्रोस्पेक्ट को देख सकते हैं कि धार्मिक यहाँ पे रीजन बहुत बड़ा था इस बार बीजेपी का, जो बंगाल में बीजेपी की जीत हुई है उसमें कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो सबका साथ सबका विकास वाला एस्पेक्ट लेके चलती है, और सबका साथ में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब आते हैं। और यही गलती ममता बनर्जी से हुई है कि वो हिंदू और मुसलमानों को, जो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, हिंदू मुसलमानों को हमेशा उन्होंने एक बैलेंस करके नहीं चल पाई। मुसलमानों को उन्होंने हमेशा से आप कह सकते हैं प्रायोरिटी दी, हिंदुओं को उन्होंने कुछ नहीं समझा। हिंदुओं को अब अगर मैं बहुत ब्लंट होके बोलूं तो आप कह सकते हैं कि हिंदुओं को उन्होंने जीने का मौका दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है बंगाल में। आप आज भी जाके अगर बंगालियों से सुनेंगे, हिंदू बंगाली जो है उनसे आप सुनेंगे, उनका आज भी यही कहना है कि वो बंगाल में अनसेफ फील करते हैं, असुरक्षित फील करते हैं। वो अपने घर से निकलने में 10 बार सोचते हैं। स्पेशली अगर हम अभिषेक महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी कुछ खास वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। और इसमें बहुत बड़ा जो रीजन है वो आप कह सकते हैं, बहुत मेन जो रीजन है वो है मुसलमानों का, अब ये कह सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मुसलमानों का भी हो सकता है, बाकी जो वहाँ पे आम लोग हैं, मैं इस पे एक मैं धार्मिक एंगल नहीं कहना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पे वुमेन सेफ्टी, हाँ वुमेन सेफ्टी पे मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पे कोई एक एंगल है कि यहाँ की जो मतलब कुछ क्राइम हो रहा है उससे मुसलमान कर रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं का भी उतना मतलब रोल रहा है, खासकर वुमेन को लेकर के। तो इस पे सरकार ने बहुत कड़ा फैसला लिया है कि वुमेन सेफ्टी को सबसे हाई रखा है, और ना कि बीजेपी के ये हर एक जहां पे उनकी सरकारें हैं वहां पे आप देख सकती हैं कि जहां पे जैसे लॉ एंड ऑर्डर होता है वो सबसे बेस्ट होता है। आपने योगी का एग्जांपल लिया, योगी में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में आज से यानी 2017 जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, इससे पहले जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर था, जिस हिसाब से क्राइम हो रही थी, क्या आज होती है? नहीं होती है। उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने उस तरीके से कंट्रोल किया, और सेम टू सेम और शुभेंदु अधिकारी उनको अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि हम आपसे सब कुछ सीखे हैं और आपको देखते हुए हमने मतलब ये हम पॉलिटिक्स करना चाहेंगे, और सेम योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश में मॉडल है उसको हम अपनाएंगे। और योगी गवर्नमेंट वुमेन सेफ्टी को लेकर के बहुत मतलब वो रहती है, सतर्क रहती है कि कोई कुछ क्राइम होता है तो सीधा वो एक्शन लेती है। ये नहीं करती कि ठीक है भाई कोर्ट में जाओ, ये होगा, ऐसा होगा, ये चीजें होगा, वो सीधा एनकाउंटर की खबरें हमने बहुत सुना होगा, यूपी में ये हो गया, ऐसा हो गया, तो सीधा तुरंत मतलब न्याय दे दिया जाता है। तो सेम टू सेम शुभेंदु अधिकारी के मामले में भी ये होने वाला है, और शुभेंदु अधिकारी भी इस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और खासकर योगी मॉडल ये अपनाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरे बंगाल में भी जारी रहेगा। नंदिनी जी बिल्कुल अभिषेक, और ये पूरी दुनिया, पूरी देश ने अभी तक देखा है कि उत्तर प्रदेश में स्पेशली अगर खासकर हम सीएम योगी की बात करें तो वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने सतर्क रहते हैं। तो अब हमें ये देखना होगा, बंगाल में अब फाइनली बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी क्या कुछ अलग करती है, क्या कुछ नया करती है, जनता के हित में क्या करती है, नहीं करती है, अब इस पर नजर बनाना। जी बिल्कुल, हम इस पे नजर बनाए रखेंगे, और आपको हर एक अपडेट बंगाल में क्या चल रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, इनकी अपडेट आपको इंडिया डेली पे मिलती रहेगी। और हम दोनों का जो कार्यक्रम होगा वो भी हर एक दिन अपडेट करते रहेंगे कि बंगाल में अब क्या कुछ बदलने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है। तब इसके अलावा की जो शुभेंदु अधिकारी हैं, सीएम है, वो क्या बड़े फैसले लेने वाले, हर एक चीजों की जो खबर होगी, इसकी जो निचोड़ होगी, जो एनालिसिस होगी, वो हम आपके सामने रखेंगे। पहुंचाते रहेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।